नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और प्रायः एक प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर देखें तो पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है मध्यकालीन भारत का पहला हिंदू राज्य था। तो मध्यकालीन भारत का ये पहला हिंदू राज्य था जो है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपको जाननी है। अब दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो दूसरी चीज़ ये है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का जो मुद्दा है, ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के मुद्दे को अगर आप देखें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो संगम भाइयों ने, इनके पिता का नाम संगम था इसलिए इन्हें संगम बंधु कहा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो संगम बंधुओं ने माधव विद्यारण्य नामक एक विद्वान ब्राह्मण की प्रेरणा से किया था। ठीक है, तो इनकी ये प्रेरणा थी और इन्हीं की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का जो है ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो संस्थापक के बारे में जान गए, किनकी प्रेरणा से किया ये भी जान गए। अब हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य अगर देखा जाए तो प्रारंभ में अगर देखा जाए तो इसका नाम हम्पी हस्तिनावती था। हम्पी हस्तिनावती, तो हम्पी हस्तिनावत नामक स्थापित राज्य ही कालांतर में विजयनगर साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी जब इसकी स्थापना हुई तो इस नाम से हुई, हम्पी हस्तिनावत नाम से, और फिर यही आगे चल कर के विजयनगर साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अब 1336 में यह साम्राज्य स्थापित हुआ और 1678 ईस्वी तक चलता रहा। यानी अगर आप देखें तो 342 वर्षों तक इसका काल रहा। ठीक है, तो 342 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व रहा और इस बीच में 4 राजवंशों ने यहाँ शासन किया। यानी विजयनगर साम्राज्य में भी राजवंश आते रहे जाते रहे और कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। तो अब हम आगे आपको विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले राजवंश, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, कुछ अन्य तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में जो पहला राजवंश स्थापित हुआ उसे संगम वंश के नाम से जाना जाता है और ये 1336 से लेकर के 1486 ईस्वी तक ये वंश चला। ठीक है, 36 से 86 लगभग 150 वर्षों तक इस वंश ने शासन किया और विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला ये राजवंश था। ठीक है, अब संगम वंश के बारे में अगर देखें तो इस वंश का पहला शासक हरिहर प्रथम था। ठीक है, हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों में से बड़ा भाई जो हरिहर था वो जो है शासक बना। तो हरिहर प्रथम जो है इस वंश का पहला शासक हुआ। ठीक है, अब हरिहर प्रथम के बारे में अगर देखें
तो 1336 ईस्वी में यह विजयनगर का शासक बना। शासक बनने के बाद इसने आनेगोंदी को अपनी राजधानी बनाई, इसे याद रखिए। यानी विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, पहली राजधानी आनेगोंदी थी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। तो आनेगोंदी जो है प्रारंभिक राजधानी थी। फिर हरिहर प्रथम ने अपने शासन के 17 वर्ष बाद क्या किया कि शासन के 17 वर्ष बाद इसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई, और फिर इसी विजयनगर के नाम पर इस साम्राज्य का नाम विजयनगर साम्राज्य पड़ गया। ठीक, हरिहर प्रथम आसपास के क्षेत्रों को विजित कर अपने राज्य का विस्तार किया। अब आगे अगर आप देखें तो हरिहर प्रथम के बाद 1356 में जब हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई तो इसका छोटा भाई बुक्का प्रथम शासक बना। यह 1356 में विजयनगर साम्राज्य का शासक बना, 1377 तक शासन किया। अब बुक्का प्रथम के बारे में अगर आप देखें तो इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मदुरा विजय थी, ये ध्यान में रखिए। मदुरा मुस्लिम राज्य था उस समय। विजयनगर के समय में चूँकि मोहम्मद तुगलक के समय में मदुरा तक जो है सल्तनत का विस्तार हुआ, तो यहाँ जो है सुल्तान शाही थी। लेकिन बुक्का प्रथम के समय में बुक्का प्रथम का बेटा था कंपन। कंपन के नेतृत्व में सैन्य अभियान हुआ और कंपन ने मदुरा को जीत करके विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। कंपन को ही मदुरा का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। दुर्भाग्य से 1374 में कंपन की मृत्यु हो गई थी। कंपन की पत्नी का नाम गंगा देवी था। अगर कंपन की पत्नी है तो बुक्का प्रथम की पुत्र वधू है। और गंगा देवी संस्कृत की प्रकांड विद्वान थी और इन्होंने संस्कृत में मदुरा विजयम नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बुक्का प्रथम वैदिक धर्म को संरक्षण दिया, प्रश्रय दिया। ठीक है, और इसीलिए बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ये धारण करता है। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो इसने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। तो बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल जो है वो कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बुक्का प्रथम का कार्यकाल था। बुक्का प्रथम के बाद फिर उसका पुत्र हरिहर द्वितीय शासक बना। हरिहर द्वितीय ये शासक बना। ठीक है, तो 1377 ईस्वी में आप देखेंगे हरिहर द्वितीय जो है ये शासक बना। और हरिहर द्वितीय के बारे में अगर देखें तो पहली चीज ये विजयनगर का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यहाँ से भी प्रश्न आपको मिलेगा कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो वो हरिहर द्वितीय था। दूसरी चीज आप देखेंगे माधव विद्यारण जो बहुत बड़े विद्वान धर्माचार्य थे, उनके भाई थे आचार्य सायण, बहुत बड़े विद्वान थे आचार्य सायण। वेदों पर भाष्य लिखा है, सायण का भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। तो आप देखेंगे कि आचार्य सायण को इसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, आचार्य सायण किसके प्रधानमंत्री थे? हरिहर द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। और फिर आप देखेंगे कि हरिहर द्वितीय के समय में साहित्य का भी विकास हुआ और इस आप देखेंगे कि इसने राज व्यास, राज वाल्मीकि ये उपाधियां भी ये धारण करता है। तो ये इसकी उपाधि थी, राज व्यास की और राज वाल्मीकि की। हरिहर द्वितीय के बाद फिर आप देखेंगे कि देवराज प्रथम शासक बना। देवराय प्रथम। ठीक है,
देवराय फर्स्ट। तो देवराय फर्स्ट शासक बना। अब इसके समय में अब अगर देखा जाए तो बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से इसका संघर्ष हुआ, संभवतः उसमें ये पराजित हुआ और अपने कुछ क्षेत्र भी इसे देने पड़े थे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें देवराय प्रथम के संदर्भ में, तो इसी के समय में 1420 ईस्वी में इटली का एक यात्री निकोली कोंटी विजयनगर की यात्रा की थी। ये भी याद रखिए, इसी के समय में निकोली कोंटी जो है विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, देवराय प्रथम के समय में। दूसरी चीज़, देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की जो है काफ़ी उन्नति हुई। राजधानी विजयनगर को ऊंची दीवारों से घेरा गया, मीनारें बनाई गई, ये सब कार्य इसने। बांध बनवाए। तुंगभद्रा नदी से राजधानी विजयनगर तक 24 किलोमीटर लंबा एक जलमार्ग का भी इसने निर्माण कराया। ठीक है। इसके दरबार में तेलुगु के प्रसिद्ध विद्वान श्रीनाथ रहते थे, जिन्होंने तेलुगु ग्रंथ हरविलासम की रचना की थी। ये भी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। श्रीनाथ देवराय प्रथम के दरबार में थे और इन्होंने हरविलासम नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो ये देवराय प्रथम हुआ। इसके बाद देवराय द्वितीय शासक, बीच में 1-2 साल के लिए छोटे मोटे शासक होते रहे, उनकी कोई महत्ता नहीं है। देवराय के बाद फिर दूसरा महत्वपूर्ण शासक देवराय द्वितीय हुआ। ये 1426 में शासक बना, 1446 तक रहा। और देवराय द्वितीय इस वंश का यानी संगम वंश का सबसे महान राजा होता है। ठीक है, सबसे महान राजा इसे माना गया है संगम वंश का। आप देखेंगे कि जनसाधारण में इसे इंद्र का अवतार माना गया है कि देवराय प्रथम इंद्र का अवतार था। इसने गज बेटकर की उपाधि भी धारण की थी। तो गज बेटकर की इसने उपाधि धारण की थी। अब देवराय द्वितीय के बारे में अगर देखें तो इसने अपनी सेना में बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती की। मुसलमानों के उपयोग के लिए नगर में एक मस्जिद का निर्माण कराया। तो इसने सेना में मुसलमानों की भर्ती की और उनके उपयोग के लिए एक नगर में मस्जिद का भी निर्माण कराया था। अब सैनिकों को धनुष बाण में प्रशिक्षित किया, ये सारी चीज़ें रही। इसी के शासनकाल में आप देखेंगे कि फारस के शासक शाहरुख ने जो है अपना एक राजदूत अब्दुर रज्जाक को 1442 ईस्वी में इसके दरबार में भेजा था। तो अब्दुर रज्जाक फारस के राजदूत के रूप में देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए। और अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का बहुत अच्छा वर्णन किया है। देवराय द्वितीय का कोषागार देखकर आश्चर्यचकित हो गया था इसने। फिर इसने लिखा कि देवराय द्वितीय के साम्राज्य में कालीकट जैसे 300 बंदरगाह हैं और पूरे दक्षिण भारत में इसका दबदबा है। तो बड़ी प्रशंसा की है देवराय द्वितीय की अब्दुल रज्जाक ने। तेलुगु के विद्वान श्रीनाथ इसके भी दरबार में रहते थे और इसने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि प्रदान की थी। तो ये कवि सार्वभौम की उपाधि इसने श्रीनाथ को दी थी। देवराय द्वितीय स्वयं संस्कृत का प्रकांड विद्वान भी था और इसने महानाटक सुधा निधि नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये इसका ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त इसने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा है। तो ये संस्कृत में इसके ग्रंथ हैं। तो ये इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। ठीक है। अब देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन शासक हुआ। मल्लिकार्जुन ये 1646 से 66 तक शासन किया। 1446 से 1466 तक इसने शासन किया। ठीक है।
अब मल्लिकार्जुन के बारे में अगर देखें तो ये योग्य शासक नहीं था और इसके समय से ही विजयनगर साम्राज्य के विघटन की शुरुआत हो गई। पहली चीज तो ये एक धर्मांध शासक था, धर्मांध, और इसने अपने राज्य के हजारों मुसलमानों को, निर्दोष मुसलमानों की हत्या करवा दी थी। ये धर्मांधता इसने प्रकट की थी। अब मल्लिकार्जुन के बाद अगर आप देखें तो फिर संगम वंश का बहुत तेजी के साथ पतन हो जाता है, ठीक है। और चौदह सौ 86 ईस्वी में जब आप देखेंगे कि चारों तरफ विजयनगर में अराजकता फैल गई थी, तो ऐसी स्थिति में लगा कि सामंतों, नायकों के द्वारा विद्रोह होने लगे, हाँ, चारों तरफ अराजकता फैलने लगी। तो ऐसी स्थिति में लगा कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्थिति आ गई थी। और फिर आप देखेंगे 1486 में चंद्रगिरी के शासक सालू नरसिंह ये था, इसने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। विजयनगर को बचाने के लिए आक्रमण करता है कि भाई छिन्न भिन्न होने से बच जाए। तो चंद्रगिरी के शासक सालू नरसिंह ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और यहाँ के कमजोर शासक को पराजित कर उसका वध कर दिया और विजयनगर पर अधिकार कर दिया। और इस तरह से 1486 ईस्वी में संगम वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, ठीक है। अब यही सालू नरसिंह एक नया राजवंश विजयनगर में स्थापित करता है। अब ये नया राजवंश सालू वंश था। चौदह सौ 86 से 1505 तक, यानी विजयनगर साम्राज्य में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था, वो सालू वंश था, ठीक है। एक तो ये ध्यान में रखना है। अब इस वंश का पहला शासक स्वयं सालू नरसिंह था। ये 1486 से 90 तक शासन किया। अब सालू नरसिंह का पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि विजयनगर साम्राज्य के विद्रोहियों का दमन करना। तो इसने विजयनगर साम्राज्य में जो विद्रोही तत्व थे, चारों तरफ अराजकता फैलाए हुए थे, तो इसने विद्रोहियों का क्या कर दिया, दमन कर दिया। और फिर इसने पूरे विजयनगर में कानून व्यवस्था की स्थापना की। यही इसका सबसे बड़ा कार्य था। अब चूंकि इसने शक्ति के बल पर विजयनगर को अपहृत कर लिया था, तो सालू नरसिंह के इस कार्य को प्रथम बला अपहार की संज्ञा दी गई है। तो प्रथम बलापहार का मतलब है कि पहली बार बलपूर्वक इसने विजयनगर साम्राज्य का अपहृत कर लिया, छीन लिया, ठीक है। तो ये सालू नरसिंह के बारे में ये चर्चा मिलती है। अब सालू नरसिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम तिम्मा था और दूसरे का नाम इम्माड़ नरसिंह था। ये दो पुत्र थे। और चूँकि सालू नरसिंह के बाद तिम्मा की हत्या कर दी गई और इसलिए इम्माड़ नरसिंह जो है ये विजयनगर का शासक बना। जिस समय इम्माड़ नरसिंह शासक बना, इसकी उम्र कम थी, अल्पवयस्क था, अतः इसका सेनापति था नरसा नायक, और नरसा नायक जो है वो इसका प्रतिशासक बन गया, यानी इसके नाम पर वो शासन करने लगा। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे शासक और प्रतिशासक में कुछ मतभेद भी उत्पन्न हुए
और अंततः नरसा नायक ने इमाड नरसिंह को जो है पेनकोंडा के किला में नज़रबंद कर दिया और राज्य की सारी सत्ता नरसा नायक के हाथ में थी। यही शासन का संचालन करता था। ठीक है। नरसा नायक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वीर नरसिंह, ये नरसा नायक का पुत्र था वीर नरसिंह, ये इसका प्रशासक बना और इसी ने वीर नरसिंह ने 1505 में इमाड नरसिंह की हत्या करके सालू वंश का अंत कर दिया और वीर नरसिंह ने विजयनगर में एक नए राजवंश की स्थापना की। तो अब नए राजवंश की तरफ देखते हैं। अब वो नया राजवंश था तुलु वंश और इसका शासनकाल 1505 से 1570 तक था। तुलु वंश का पहला शासक वीर नरसिंह था। तो 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह विजयनगर का शासक बना। अब चूंकि ये इमाड नरसिंह की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी तो इसके विरुद्ध प्रजा में असंतोष भी था, विद्रोह वगैरह भी हुए। तो इसका शासनकाल आंतरिक विद्रोहों के दमन, बाह्य आक्रमणों से निपटने में ही व्यतीत हुआ। अब वीर नरसिंह ने भी सत्ता को अपहृत किया था और इसलिए वीर नरसिंह द्वारा विजयनगर पर सत्ता स्थापित करने को द्वितीय बलापहार कहा गया है। द्वितीय बलापहार ये कहा गया है। ठीक है। तो वीर नरसिंह ने जो विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया इमाड नरसिंह की हत्या करके, तो इस घटना को द्वितीय बलापहार कहा गया। अब वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद 1509 में इसकी मृत्यु हो गई। इसका छोटा भाई कृष्णदेव राय शासक बना। ये 1509 में शासक बना, 1529 तक रहा और ये इस वंश का सबसे महान शासक था। विजयनगर साम्राज्य का भी सबसे महान शासक तुलु वंश का, तो अपने वंश का भी सबसे महान राजा और विजयनगर साम्राज्य का भी सबसे महान राजा कृष्णदेव राय था। ठीक है। अब कृष्णदेव राय का शासन काल महान सफलताओं का काल था, महान सफलताओं का युग था। ये स्वयं को कृष्ण का अवतार के राजा कृष्ण का अवतार है ये दिखाने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसने अपना राज्याभिषेक कराया। फिर आप देखेंगे कि बीजापुर में चूंकि राजनीति का स्थिरता का दौर था तो बीजापुर के विरुद्ध इसने सैन्य अभियान किया और बीजापुर राज्य से इसने रायचूर का द्वाब, बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था, आर्थिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था, तो रायचूर का द्वाब जो है इसने बीजापुर से जीत लिया। इसी तरह उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव गजपति के साथ लंबा संघर्ष चला और 4 बार युद्ध हुआ उड़ीसा के शासक के साथ। चारों युद्धों में कृष्णदेव राय ने प्रताप रुद्रदेव गजपति को पराजित किया और इस उपलक्ष्य में इसने गजपति सप्तांग हरण की उपाधि धारण की। ये कृष्णदेव राय की उपाधि है गजपति सप्तांग हरण। ठीक है। और अंततः दोनों के बीच वैवाहिक संबंध हो गए। प्रताप रुद्रदेव गजपति ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर दिया। इसी तरह इसने बीदर पर आक्रमण किया। यहाँ की समस्या थोड़ी भिन्न थी और बीदर पर आक्रमण करके यहाँ के सुल्तान महमूद शाह को जो है इसके वजीर बरीद शाह के चंगुल से मुक्त कराया। तो महमूद शाह का जो वजीर था बरीद शाह, ये महमूद शाह को नज़रबंद करके सत्ता अपने हाथों में ले लिया था और कृष्णदेव राय ने बीदर पर आक्रमण करके महमूद शाह को बरीद शाह के चंगुल से मुक्त कराया और महमूद शाह को पुनः सिंहासनारूढ़ किया, फिर से सिंहासन पर बैठाया। और इस उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। तो ये भी कृष्णदेव राय की उपाधि है
यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि। ठीक है। कृष्णदेव राय का पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फैक्ट्री के लिए कुछ जमीन प्राप्त करने के लिए फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था। ठीक है। और कृष्णदेव राय ने जमीन देने के बदले में पुर्तगालियों से घोड़ों की आपूर्ति का एकाधिकार प्राप्त किया था। अब कृष्णदेव राय का शासनकाल सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। जितना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, उतना ही सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। विजयनगर काल में सबसे विशाल साम्राज्य इसने स्थापित किया था। ठीक है। यानी विजयनगर काल में किसके समय में साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो कृष्णदेव राय के समय में। सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। इसके समय में साहित्यिक प्रगति बहुत अधिक होती है। कृष्णदेव राय स्वयं संस्कृत और तेलुगु भाषा का प्रकांड विद्वान था और इसने विद्वानों को बहुत संरक्षण दिया। इसके दरबार में तेलुगु के प्रसिद्ध 8 विद्वान रहा करते थे और इनको अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो अष्टदिग्गज किस भाषा के विद्वान थे? तेलुगु के। ठीक है। इसी के दरबार में रहते थे और इन 8 विद्वानों में सबसे महत्वपूर्ण थे अल्लसानी पेद्दन। ठीक है। ये और कृष्णदेव राय ने इन्हें, आप देखेंगे कि आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी थी। आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी थी और इन्होंने स्वरोचित संभव नामक ग्रंथ की रचना की थी। बाकी अन्य विद्वान भी थे। कृष्णदेव राय स्वयं संस्कृत और तेलुगु का विद्वान था। कृष्णदेव राय संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम नामक नाटक ग्रंथ लिखा है। याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। और तेलुगु भाषा में भी आप देखेंगे आमुक्त माल्यदा नामक महाकाव्य की रचना की। तो ये कृष्णदेव राय की रचनाएं हैं। तो सांस्कृतिक दृष्टि से साहित्यिक प्रगति का युग रहा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय के समय में आप देखेंगे कि नगर, मंदिर आदि का भी निर्माण हुआ। इसने अपनी माँ नांगला देवी के नाम पर नांगलापुर नामक नगर बसाया। ये कृष्णदेव राय ने बसाया। फिर इसने विजयनगर में आप देखेंगे कि विट्ठल स्वामी मंदिर और 1000 राम मंदिर का निर्माण कराया। विट्ठल स्वामी मंदिर कला का उत्कृष्ट उदाहरण, बहुत सुंदर मंदिर है। ठीक है। तो इन मंदिरों का भी इसने निर्माण कराया था। तो कृष्णदेव राय का शासनकाल महान उपलब्धियों का काल माना जाता है। अब 1229 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। इसका पुत्र इस समय अल्पवयस्क था। इसका भतीजा अच्युत राय यह शासक बना और कुछ समय तक ये शासन किया, अच्युत राय। ठीक है। 1529 से 42 तक इसने शासन किया और ये एक अयोग्य शासक साबित हुआ। अच्युत राय के बाद फिर सदाशिव राय शासक हुआ 1543 से 70 तक। सदाशिव राय कृष्णदेव राय का पुत्र था। जिस समय कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी उस समय ये अल्पवयस्क था और जब शासक बना तब भी अल्पवयस्क ही था। सदाशिव राय जब शासक बना तो इसका प्रधानमंत्री राम राय था, जो इसका प्रतिशासक बन गया। अब राम राय योग्य व्यक्ति तो था लेकिन धर्मांध था, अहंकारी था और ये मुस्लिम राज्यों पर जब आक्रमण करता था तो धर्मांधता प्रकट करता था। यही कारण है कि पड़ोस के जो भी मुस्लिम राज्य थे वो राम राय से नाराज हो गए और उसका परिणाम ये हुआ कि बीजापुर,
अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन 3-4 राज्यों के मुस्लिम सुल्तानों ने विजयनगर के विरुद्ध एक संगठन बनाया। ये विजयनगर विरोधी एक संघ का निर्माण हुआ और इसमें ये 4 राज्य संघ में शामिल हुए। संघ बनाने की योजना बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के दिमाग की उपज थी। अली आदिल शाह के दिमाग की उपज थी, ठीक है। इसके दिमाग की उपज थी कि विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम राज्यों का संघ बने और विजयनगर से युद्ध हो। जब विजयनगर विरोधी संघ की तैयारियां पूरी हो गई तो अली आदिल शाह ने राम राय से रायचूर, मुदगल, इन किलों की मांग की, लेकिन राम राय इन किलों को देने से इनकार कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि ये विजयनगर विरोधी जो संघ था, ये 1565 में विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और फिर एक युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध। ये 23 जनवरी 1565 को हुआ। अब इसी युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, बनहट्टी का युद्ध और कृष्णा नदी का युद्ध, इन 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, बनहट्टी का युद्ध और कृष्णा नदी का युद्ध। अब इस युद्ध में मुस्लिम संघ ने विजयनगर की सेना को पराजित कर दिया। इसी युद्ध में राम राय मारा गया, ठीक है। और फिर राम राय का छोटा भाई था तिरुमल, ये सदाशिव को अपने नियंत्रण में ले करके विजयनगर से भाग गया और भाग करके ये कहाँ पहुंचा? पेनुकोंडा। और पेनुकोंडा में कुछ दिनों तक सदाशिव राय के नाम पर शासन किया। 1570 में सदाशिव राय की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद फिर तिरुमल ने विजयनगर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो ये तुलु वंश का इतिहास है। इसमें मुख्यतः कृष्णदेव राय की उपलब्धियों को याद रखिए। तालीकोटा के युद्ध किसके समय में हुआ, किसके बीच में हुआ, ये याद रखिए। मुस्लिम संघ में कौन शामिल था, कौन नहीं शामिल था, ये याद रखना है। अब चौथा वंश आरबिद वंश था। 1570 से 1678 तक ये आरबिद वंश है। आरबिद वंश का संस्थापक तिरुमल था। तो 1570 ईस्वी में तिरुमल ने स्वतंत्र रूप से आरबिद वंश की स्थापना की थी। अब इस वंश में कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए। तिरुमल के बाद इसका जो पौत्र था वेंकटद्युति, ये इस वंश का सबसे महान शासक हुआ था, जो 1586 से लेकर के 1614 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये इस वंश का सबसे महान शासक हुआ था। इसने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाई और फिर आप देखेंगे कि इसके समय में अनेक विदेशी दूत मंडल इसके दरबार में आए। अनेक देशों के दूत मंडल चंद्रगिरी आते हैं। स्पेन के शासक फिलिप III के साथ इसके सीधा पत्र व्यवहार होता था। स्पेन का शासक फिलिप III था, उसके साथ वेंकटद्युति का सीधा पत्र व्यवहार होता था। 1598 में ईसाई पादरियों का एक प्रतिनिधि मंडल इसके दरबार में पहुंचा और फिर इसने ईसाइयों को अपने राज्य में धर्म का प्रचार प्रसार करने, गिरजाघर बनवाने की अनुमति भी प्रदान की। वेंकटद्युति की एक खास बात यह है कि ये चित्रकला में अत्यधिक रुचि रखता था। ये पॉइंट याद रखिए, चित्रकला में अत्यधिक रुचि रखता था और इसे ईसाई धर्म से संबंधित चित्र बहुत पसंद थे और यही कारण है कि इसने अपने दरबार में 2 ईसाई चित्रकारों को रखा था। तो इसके दरबार में 2 ईसाई चित्रकार रहते थे जो ईसाई धर्म के चित्रों को चित्रित कर इसके सामने प्रस्तुत करते थे। इस वंश का अंतिम शासक
तो 1678 ईस्वी में अगर आप देखें तो फिर इस वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये आरबिद वंश था। तो हमने विजयनगर के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में देखिए, जिनसे प्रश्न नहीं बनता, जो महत्वहीन है उनको हमने इन स्थान नहीं दिया चर्चा, क्योंकि उनसे कभी प्रश्न नहीं बनते हैं। जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनता है, उनकी चर्चा हमने की है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताएंगे। अभी तक कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बताया, अब आपको प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। विजयनगर का प्रशासन, सबसे पहले अगर हम केंद्रीय प्रशासन देखें जो महत्वपूर्ण है, केंद्रीय प्रशासन में राजा ही सर्वप्रमुख था। राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। ठीक है, राजा लोग राय की उपाधि धारण करते थे और स्वयं को ईश्वर तुल्य मानते थे। ठीक है, एक तो ये चीज, स्वयं को ईश्वर तुल्य मानते थे। फिर आगे अगर आप देखें तो राजा सभी शक्तियों का स्रोत था। राजा के हाथ में सारी शक्तियां थीं। अब राजा अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लेता था। राजा का पद प्रायः वंशानुगत ही होता था और राजा अपने जीवन काल में ही युवराज नियुक्त कर लेता था। इस काल में युवराज का भी राज्याभिषेक होता था, जिसे युवराज पट्टाभिषेकम के नाम से जाना जाता है। युवराज पट्टाभिषेकम, तो इस काल में युवराज का भी अभिषेक होता था और युवराज के अभिषेक को क्या कहा जाता था? युवराज पट्टाभिषेकम। ठीक, अब राजा की सहायता के लिए 2 परिषदें होती थीं। राजा की सहायता के लिए क्या होती थी? परिषदें। पहली राज्य परिषद थी। अब राज्य परिषद एक बड़ी संस्था थी और बड़ी संख्या में इसके लोग सदस्य होते थे। राजा के मंत्रीगण, सामंत, नायक, व्यापारियों के प्रमुख, धर्माचार्य, कलाकार सब इसके सदस्य होते थे और राज्य के नीति निर्धारण में राज्य परिषद की भूमिका होती थी, यद्यपि इनकी भूमिका औपचारिक अधिक होती थी। ठीक है, और दूसरी मंत्र परिषद होती थी। राजा की सहायता के लिए दूसरी परिषद क्या होती थी? मंत्र परिषद। मंत्र परिषद का स्वरूप छोटा था। इसमें 20 सदस्य होते थे, जिनमें प्रधानमंत्री, उपमंत्री, विभागों के अध्यक्ष और राजा के जो संबंधी होते थे वो इसके सदस्य होते थे। और मंत्र परिषद की अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री होता था, प्रधानी या महाप्रधानी, ये करता था। ठीक है, अब इसके जो सदस्य होते थे उनकी ये योग्यता होनी चाहिए कि वो राजनीति में निपुण हों, स्वस्थ हों और 50 से 70 वर्ष की आयु के हों। उन्हीं को इसका सदस्य बनाया जाता था। ठीक है, तो मंत्र परिषद का आयोजन, इसका बैठक का आयोजन वेंकट विलास मंडपम नामक भवन में होता था, जिसकी अध्यक्षता कौन करता था? प्रधानी या महाप्रधानी, जो राजा और युवराज के बाद प्रशासन का सर्व प्रमुख व्यक्ति होता था। ठीक है, तो ये 2 परिषदें होती थी राजा की सहायता के लिए। अब केंद्र में अगर देखा जाए तो राजा की सहायता के लिए एक
अधिकारियों का समूह भी होता था, अधिकारी वर्ग। तो राजा की सहायता के लिए अधिकारियों के दो समूहों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 दंडनायक, ठीक है। अब एक ये क्या है, अधिकारियों का समूह है और ये उच्च अधिकारियों का समूह था, यानी बड़े बड़े पदों पर इसी समूह से नियुक्ति होगी। ये कोई पद बोधक नहीं है, ये समूह बोधक है, कैडर है कि आप किस कैडर के अधिकारी हैं, दंडनायक। अब इसी दंडनायक कैडर से बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति कर दी जाती थी। जैसे आजकल आईएएस क्या है, कैडर है, ठीक है। और एक आईएएस को डीएम बनाया जाता है, सेक्रेटरी बनाया जाता है, कमिश्नर बनाया जाता है, डायरेक्टर बनाया जाता है, ये सब, ठीक है। इसी तरह दूसरे कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता जो है ये निम्न श्रेणी के अधिकारियों का समूह था, जो निम्न पदों पर नियुक्ति होती थी इस समूह से होती थी। तो ये अधिकारियों के दो समूहों का उल्लेख मिलता है। अब केंद्रीय प्रशासन में एक सचिवालय का भी उल्लेख मिलता है कि राजा के कार्यों में सहयोग के लिए एक सचिवालय होता था। सचिवालय में विभागों का बंटवारा किया गया था। जैसे रायसम का विभाग होता था, रायसम का मतलब सचिव, सचिवालय की देखभाल ये करता था। माननीय प्रधान होता था, ये कौन था, गृह मंत्री, आंतरिक मामलों की देखभाल करता था। फिर मुद्राकर्ता होता था, मुद्राकर्ता शाही मुद्राओं की देखभाल करने वाला। फिर कर्णिकम होता था, इसका विभाग, लेखाधिकारी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये केंद्रीय प्रशासन में सचिवालय होता था, और सचिवालय में आप देखेंगे कि विभागों का बंटवारा किया गया था और ये विभागों की चर्चा मिलती है। अब इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्तर पर अगर आप देखें, यानी प्रशासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, तो विजयनगर साम्राज्य में आप देखेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था की भी चर्चा मिलती है। राजस्व विभाग होता था, राजस्व विभाग को अठावने या अठावने के नाम से जाना जाता था, यह राजस्व विभाग होता था। और फिर इस काल में जो भू राजस्व होता था उसे शिष्ट कहते थे। किसानों से जो लगान लिया जाता था, भू राजस्व लिया जाता था, वो क्या कहलाता था, शिष्ट। अब शिष्ट की दर क्या थी, ये भूमि के उपज के आधार पर, अच्छी भूमि पर ज़्यादा कर, खराब भूमि पर कम। तो भूमि के उपज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। सामान्यतः 1/3 से 1/4 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था, ठीक है। विजयनगर काल में अगर देखा जाए, विजयनगर कालीन अर्थव्यवस्था में, तो कोई ऐसा व्यवसायिक वर्ग नहीं था जिसे कर ना देना पड़ता रहा हो, यानी हर व्यवसायिक वर्ग को कर देना पड़ता था, प्रत्येक काम करने वाले को कर देना पड़ता था, ठीक है। जितने शिल्पी, जितने कारीगर, जितने व्यवसाय, सभी को। लेकिन 16वीं शताब्दी के मध्य में नाइयों को व्यवसायिक कर से मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य में किस व्यवसायिक वर्ग को कर से मुक्त किया गया था, तो उत्तर होगा नाई, ठीक है। फिर सामाजिक करों में विवाह कर महत्वपूर्ण है, सामाजिक करों में विवाह कर महत्वपूर्ण है। तो विवाह कर भी लिया जाता था, जब विधवा विवाह कर मुक्त था, दोनों पक्ष कर मुक्त होते थे। और लेकिन आगे चल करके कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो किसने समाप्त किया था, कृष्णदेव राय ने समाप्त किया था। तो ये जानकारी हमें भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में मिलती है।
अब न्याय व्यवस्था अगर देखें तो विजयनगर शासकों ने न्याय की भी समुचित व्यवस्था की थी। अब विजयनगर काल में 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1, प्रतिष्ठिता न्यायालय। ये सबसे छोटा न्यायालय होता था जो गांव अथवा नगर में स्थित होते थे। प्रतिष्ठिता न्यायालय गांव अथवा नगर में स्थित होते थे। जैसे प्राचीन काल में ग्राम सभाएं, नगर सभाएं होती थी, वही रूप है प्रतिष्ठिता न्यायालय का। ठीक है, और ये स्थानीय स्तर पर न्याय का काम करती थी। दूसरा, चल न्यायालय। चल न्यायालय आप देखें तो ये अस्थायी न्यायालय था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय समय पर स्थापित किए जाते थे और फिर वहाँ के जो भी मतलब विवाद होते थे उनका निपटारा करके दूसरे स्थान पर इसकी स्थापना होती थी। तीसरा, मुद्रिता न्यायालय था और मुद्रिता न्यायालय प्रमुख शहरों में होते थे। तो प्रमुख शहरों में ये राजा के द्वारा स्थापित किए जाते थे और फिर इस न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। चौथा, शास्त्रीता न्यायालय था और ये राजा का न्यायालय था। राजा का दरबार ही शास्त्रीता न्यायालय कहलाता था। सर्वोच्च न्यायालय था, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। न्याय के आधार अगर देखा जाए, स्रोत अगर देखा जाए, तो वो जो स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र थे, यही न्याय के स्रोत थे। ठीक, इन्हीं के आधार पर निर्णय किया जाता था। अगर इनमें कोई संदेह, विवाद हो जाता था तो माधव विद्यारण की जो याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखी गई, उसे आधार ग्रंथ माना जाता था कि वही आधार ग्रंथ है। दंड व्यवस्था कठोर थी इस काल में। ठीक है, कुछ विदेशी विद्वानों ने लिखा कि इस काल में अपराधियों की दैवी रूप में परीक्षा भी ली जाती थी। तो ये हमने आपको न्याय व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की। अब विजयनगर काल में मुद्रा प्रणाली देखें। मुद्रा प्रणाली, तो विजयनगर काल में मुद्राओं का भी अच्छा विकास हुआ। अब इस काल में अगर आप देखें तो मुद्रा के निर्गमन के लिए टकसाल विभाग होता था। अब्दुल रज्जाक ने इसे जुर्राब खाना के नाम से संबोधित किया है। तो जो टकसाल विभाग होता था उसी को जुर्राब खाना किसने कहा है? अब्दुल रज्जाक ने। ठीक है, और इसने यहाँ की मुद्रा प्रणाली की प्रशंसा की है। अब यहाँ पर सोने की मुद्रा के रूप में अगर देखें तो 3 मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। वाराह, ये सबसे बड़े मूल्य की, सबसे वजन मूल्य की मुद्रा थी। विदेशी लोग इसी को हूण, पैगोडा, परदौस आदि नामों से पुकारा है। तो वाराह को ही हूण, पैगोडा, परदौस कहा जाता था। ठीक है, तो ये सोने की एक मुद्रा थी, वाराह। ठीक है, अब दूसरी छोटी मुद्रा अगर देखें सोने की तो फनम थी और फनम वाराह के मूल्य का 10वें हिस्से के बराबर थी। ठीक है, फनम इसके मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर थी। तो वाराह की तुलना में ये ज़्यादा लोकप्रिय थी क्योंकि कम मूल्य की होती थी। चांदी की मुद्राओं में अगर देखा जाए तो चांदी की मुद्राओं में टार नामक मुद्रा का उल्लेख है। ये चांदी की मुद्रा थी और ये फनम के, जो सोने की फनम थी, इसके 6ठे भाग के बराबर थी, 1/6। तांबे की मुद्रा में अगर देखा जाए तो डिजिटल नामक मुद्रा का उल्लेख है और ये तांबे की मुद्रा थी। ये टार के मूल्य का 1/3 थी। टार के मूल्य का 1/3 ये डिजिटल होती थी।
तो वाराह फनम, ये दो लोकप्रिय मुद्रा, ऐसा नहीं कि यही दो थी, हाँ इस तरह से तो कुछ और मुद्राएं सोने की प्रचलित, लेकिन लोकप्रिय यही दो थी। ठीक है, चांदी की तार और तांबे की देख, इनको ध्यान में रखना। तो ये मुद्रा प्रणाली थी। बाकी कुछ अन्य बिंदुओं पर अगर देखें इस काल में, तो विजयनगर काल में यक्षगान पर आधारित नृत्य परंपरा की शुरुआत होती है। इसी काल में यक्षगान पर आधारित नृत्य परंपरा शुरू होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि इस काल में शतरंज का जो खेल होता था, ये एक तरह से राज्य द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया जाता था। प्रश्न आ जाए कि राज्य, विजयनगर राज्य इनमें से किस खेल को जो है संरक्षण देता था, तो उत्तर क्या देंगे? शतरंज के खेल को संरक्षण देता था। ठीक है, तो और शतरंज के खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाता था, मान्यता भी दी जाती थी। तो ये भी इसी तरह आप देखेंगे कि राज्य के द्वारा महानवमी के त्यौहार को राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाता था। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महानवमी का त्यौहार मनाया जाता था। ठीक है, और बिल्कुल राज्य उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता था। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी इस काल में शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म, ये दो धर्म महत्वपूर्ण थे। विजयनगर के प्रारंभिक शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, ये बाद में ये वैष्णव धर्म के अनुयायी हो गए। इस काल में वैदिक धर्म को भी संरक्षण मिला। आप देखेंगे माधव विद्यारण, आचार्य सायण सब वैदिक विद्वान थे और इनको भी संरक्षण दिया गया। वेदों पर भाष्य रचे गए इस काल में। इसके अतिरिक्त जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। विजयनगर के शासक जैन धर्म को भी संरक्षण देते थे। कर्नाटक जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। बाकी इस काल में यज्ञ वगैरह का प्रचलन था, यज्ञों में पशु बलि वगैरह भी दी जाती थी। ठीक है, साहित्य हमने आपको बता ही दिया कि इस काल में संस्कृत तेलुगु भाषा का विकास हुआ। संस्कृत के में आप देखेंगे माधव विद्यारण ने अनेक टीका ग्रंथ लिखे, सायण के वेदों का पर भाष्य लिखा, गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा, कृष्णदेवराय ने जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की। हाँ, तो ये संस्कृत में आप देखेंगे साहित्य, पीछे के लेक्चर में देखेंगे तो ये चर्चा मिलेगी, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और फिर अब जो है आप देखेंगे कि तेलुगु भाषा का भी विकास हुआ। तेलुगु भाषा में श्रीनाथ ने हरविलासम रचा, कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्यदा रचा। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज नामक विद्वान रहते थे, उनकी तमाम रचनाएं हैं। तो इस काल में साहित्यिक विकास का भी काल माना जाता है। कला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नगरों का विकास, अनेक इमारतों में मंदिर महत्वपूर्ण है। कला के क्षेत्र में अगर आप देखें तो मंदिर इस काल में महत्वपूर्ण हैं, अनेक मंदिर बनाए गए। इस काल के मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो विट्ठल स्वामी का मंदिर है। वर्तमान में हम्पी विजयनगर के कला का केंद्र है, तो विट्ठल स्वामी मंदिर वर्तमान में हम्पी में ही इसके अवशेष मिलते हैं, वही विजयनगर का प्राचीन रूप है। फिर हजार राम मंदिर, जिसे हजारा मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, ये सब इस काल के मंदिर। अब इस काल के मंदिर विशाल प्रांगण के अंदर बनाए जाते थे। अब जो मंदिर की विशेषता अगर देखें तो जो मुख्य मंदिर होता था, मुख्य मंदिर के बगल में एक अम्मन मंदिर का भी निर्माण किया जाता था। उसी प्रांगण में मुख्य मंदिर के बगल में अम्मन मंदिर। वास्तव में मुख्य मंदिर जिस देवता का होता था
उसकी पत्नी का देवता, उसके पत्नी का जो मंदिर होता था वही अम्मन मंदिर कहलाता था। तो अम्मन मंदिर कहाँ बनते थे? विजयनगर के अंतर्गत बनते थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि विजयनगर के मंदिर प्रांगण में ही अगर देखा जाए तो कल्याण मंडप होता था, ठीक है। तो विजयनगर मंदिर के दायरे में ही कल्याण मंडप का भी निर्माण किया जाता। अब कल्याण मंडप को अगर आप देखें तो ये मंदिर के प्रांगण में एक विशाल भवन होता था। ये स्तंभों पर आधारित भवन होता था, ठीक है। तो ये स्तंभों पर आधारित भवन होता था। इसके बीच में एक यज्ञ वेदी होती थी और हर वर्ष इस भवन में जो मंदिर के मुख्य देवता हैं, तो मुख्य देवता हैं उन्हीं का विवाह उत्सव यहाँ मनाया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कला का भी विकास हुआ। और यहाँ अम्मन मंदिर, कल्याण मंडप, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। तो आज हमने आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पहले राजनीतिक इतिहास, फिर प्रशासन, और प्रशासन के साथ साथ हमने कुछ अन्य बिंदुओं की भी चर्चा की, ठीक है। तो अब आप इन्हीं बिंदुओं को, जैसे प्रमुख प्रमुख शासकों को आप अंडरलाइन कर लें। संस्थापक कौन था उसे आप देख लेंगे, ठीक है। संस्थापक के अतिरिक्त कृष्णदेवराय के बारे में देख लीजिए, देवराय द्वितीय और कृष्णदेवराय के बारे में, तालीकोटा के युद्ध के बारे में देख लीजिए, ठीक है। फिर प्रशासन देख लीजिए इनके बारे में, और फिर आप थोड़ा सा जो अन्य बिंदु हैं इनको देख लेंगे तो प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। विजयनगर के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ये जो बिंदु हैं उनमें दो बिंदु और आप, एक नायंकार व्यवस्था है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ये क्या है? देखिए, विजयनगर काल में अगर देखा जाए तो जो भूस्वामी वर्ग होता था या सेना नायक होते थे, इन्हीं को नायक कहा जाता था। इनको क्या बोला जाता था? नायक। और इन नायकों को सेना के रखरखाव के लिए आप देखेंगे कि एक विशेष भूखंड दिया जाता था जिसे अमरम कहा जाता था, और अमरम भूमि का उपभोग करने के कारण इन नायकों को अमर नायक भी कहा जाता था, ठीक है। अब ये जो अमर नायक या नायक होते थे, इनके दो दायित्व होते थे। पहली चीज तो ये था कि जो इन्हें अमरम नामक भूमि मिलती थी, इससे जो भी आमदनी होती थी उसका एक भाग राजा खजाने में जमा करते थे, और दूसरा दायित्व ये था कि इसी से प्राप्त आय से राजा की सहायता के लिए एक सेना का रखरखाव करते थे। ये दो दायित्व, अगर दायित्व का पूरा नहीं करते थे तो इनको दी गई भूमि वापस ले ली जाती थी। नायक अपने क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्र होते थे, और कभी कभी कमज़ोर शासक होते थे, ये उच्च श्रृंखल उदंड हो जाते थे, विद्रोह वगैरह करके स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। इन पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वरों की नियुक्ति की जाती थी। दूसरी एक व्यवस्था आयगार व्यवस्था है, और आयगार व्यवस्था अगर देखें तो ये स्थानीय ग्रामीण प्रशासन से संबंधित थी। विजयनगर शासकों ने गांव के प्रशासन को संचालित करने के लिए आयगार व्यवस्था प्रारंभ की थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत इन्होंने गांव को संगठित किया। गांव के प्रशासन के देखभाल के लिए 12 अधिकारियों के समूहों को नियुक्त किया, और यही 12 अधिकारियों का जो समूह होता था इन्हें आयगार कहा जाता था। तो ये ग्रामीण प्रशासन से जुड़े थे आयगार। इन्हें, इनका पद वंशानुगत होता था, और इन्हें वेतन के बदले में कर मुक्त भूमि मिलती थी जिसे मान्यम कहा जाता था, ठीक है।
और इनका मुख्य कार्य था अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखना। तो ये विजयनगर शासन के अंतर्गत नायंकार व्यवस्था और आयगार व्यवस्था का भी उल्लेखनीय था, इनको भी ध्यान में रखना है। तो ये आज हमने आपको विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में बताया। तो इन पॉइंट्स को जो हमने पॉइंट बताए इनको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुगल साम्राज्य प्रारंभ करेंगे और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।